अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने प्रोग्राम आपके डॉक्टर लिए। हम माफ़ी चाहते हैं, माजरत चाहते हैं आपसे, कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से आज का प्रोग्राम थोड़ा सा डिले हुआ है, जिससे हम आपसे माजरत ख़्वाह हैं। हस्ब मामूल आज हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जो कि जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद, जो MBBS भी हैं, MD हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इन्होंने कैडिफ यूनिवर्सिटी लंदन से, और कई फेलोशिप किए हैं और कई डिप्लोमास किए हैं, स्पेशली इन डायबिटिक एंड ओबेसिटी में। हम पिछले कई हफ्तों से बात कर रहे हैं ओबेसिटी और डायबिटिक की। अगर आप भी इसी तरह की किसी परेशानी में उलझे हुए हैं, किसी तरह की परेशानी में मुब्तला हैं, तो आपको फ़ोन उठाना है, कॉल करना है स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर और डॉक्टर साहब से रब्ता पैदा करना है। तो पहले तो हम इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर साहब का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है हमारे स्टूडियो में। वालेकुम अस्सलाम जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछले कई हफ्तों से ओबेसिटी और शुगर के बारे में हम बात कर रहे हैं, मोटापे के बारे में। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, तो इसके बारे में कुछ आप नाज़रीन को बताएंगे कि मोटापा इसके ज़रिए कैसे होता है, क्या क्या ज़रूर। देखिए, स्टैटिस्टिक्स जो मोटेपन के जो स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि जो सर्वे जो किया गया है कि मोटापन सारे हिंदुस्तान में या चाइना में ले लीजिए या और दूसरे मुल्कों में ले लीजिए या US का ले लीजिए, जैसा अमेरिका, चाइना, यूरोप, इंडिया, ये सारे के सारे अगर हम स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, अगर सर्वे लेते हैं, तो हम ये सर्वे से ये पता चलता है कि आज मोटापन किस तेज़ी रफ्तार से एपिडेमिक बन चुका है। देखिए, एपिडेमिक का मतलब ये होता है कि कितनी तेज़ी रफ्तार से हर शहर के हर कोने, एक टाउन को ले लीजिए या विलेज को ले लीजिए या अर्बन, हर जगह पे आप देखें तो किस तरह से ये मोटापन फैल रहा है। चाहे वो बच्चों में मोटापन ले लीजिए, चाहे वो बड़ों में मोटापन ले लीजिए। तो हमारे करंट स्टैटिस्टिक्स ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये स्टैटिस्टिक्स पहले अगर हम 2008 का जो सर्वे हुआ था, 2008 में जो सर्वे हुआ था, वो सर्वे में ये देखा गया था कि आदमियों में कितना मोटापन था और औरतों में कितना मोटापन था। और वो सर्वे में जब उससे पहले 10 साल से पहले कितना मोटापन था और 2008 में कितना मोटापन बढ़ चुका है। देखिए, हमारे पास ये स्टैटिस्टिक्स आज मौजूद है। जैसा कि अगर मैं आदमियों की अगर मैं बात कर लूं, तो आदमियों में जो मोटापन जो था वो था 4.4 मिलियन लोग, मेन में जो ओबेसिटी थी, और वो जाकर 2008 में उसका रेट बढ़ चुका है 8 मिलियन तक। देखिए, डबल इंसिडेंस बढ़ चुका है मोटेपन। इस सर्वे के बारे में आगे बात करेंगे। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन जनाब, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं विजयनगर कॉलोनी से बात कर रहा हूँ। जी जी, फरमाइएगा, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? जी, मेरा वेट 98 है। वेट 98 है आपकी, ओके। हाइट क्या होगी? तो मेरे प्रॉब्लम क्या है बोले तो थोड़ा जो तो पिंपल बोलते ना जी, पिंपल्स हो जा रहे हैं। पिंपल्स हो रहे हैं आपको? चेहरे पे हो रहे हैं पिंपल्स? नहीं, बॉडी पे हो रहे हैं। ओके, किस तरह के हो रहे हैं? में हो रहे हैं, वो तुंबल बन जा रहे हैं, तुंबल जैसे हो रहे हैं। ओके, आप अपनी उम्र और हाइट बता दीजिएगा। मेरी उम्र 24 ईयर्स है। और तो हाइट का तो 6 ओके ओके ओके। और ये जो आपको पिंपल्स हो रहे हैं, ये कब से हो रहे हैं और आपका वेट कब से पुट ऑन हुआ है? वेट मेरा शादी के बाद से बढ़ गया। अच्छा, 4। ओके, कितने साल हो गए हैं शादी को? कितने साल हो गए हैं आपकी शादी को? 4 साल हो रहा है। 4 साल हो गए हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं कि पिंपल से, ये शिकायत कब से हो रही है, क्या वजह से हो रही है, कुछ पता है आपको? डॉक्टर से कंसल्ट किया आपने? तो वही डॉक्टर साहब से थोड़ा। ठीक है ठीक है। तो नहीं, मतलब कि ये जो पिंपल्स है कब से ये आपको हो रहे हैं? ये 6 महीने से हो रहा है। अच्छा, आप इन्हें महसूस किया है कि अगर आप कुछ चिकनाहट वाली चीजें खाते हैं तो होता है, या किसी चीज से आपको एलर्जी है तो होता है, कुछ महसूस किया है? बीफ नहीं खाता हूँ मैं। जी,
और लाइन ड्रॉप हो गई है, कोई बात नहीं है, डॉक्टर साहब आपकी बात समझ गए होंगे, हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने बताया आपका वेट 98 kg और आपकी हाइट आपने 6 फीट बताई। देखिए अगर आपका वेट के हिसाब से, अगर आपकी हाइट हम देखें तो आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन 60 किलो होना चाहिए था अप्रॉक्सीमेटली, और आपका वजन है 98 kg, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 35 to 38 kg आपका एक्सेस वेट है। देखिए एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जो पिंपल्स की जो आप शिकायत कर रहे हैं, इसे प्रॉपर्ली असेस करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा किस तरह के पिंपल्स हैं, क्योंकि एक डर्मेटोलॉजिक स्किन का या कुछ आपको एलर्जी की वजह से होते हैं या पिंपल्स आ रहे क्यों हैं आपको, इसके कई कॉजेज हैं। और बल्कि मैं ये जरूर कहूंगा कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन लें और डर्मेटोलॉजिस्ट से आप एक स्किन स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाएं, शायद वो एक्सपर्ट ओपिनियन आपको दे सकेंगे। और रही बात आपके मोटेपन की, आपका काफी ज्यादा मोटापन है, यानी कि 35 किलो वजन आपके हाइट से बढ़ के, आपका करंट वेट से बढ़ के है, और इस बात पे मैं जरूर कहूंगा कि आपको यहां पर तवज्जो देना जरूरी है कि आपका किस तरह से आप अपना मोटापन कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बताया कि विजयनगर कॉलोनी में आप रहते हैं। विजयनगर कॉलोनी में खुद डॉक्टर साहब का एक क्लिनिक मौजूद है। स्क्रीन पर दिए हुए वो जो रेड लेवल पर जा रहे हैं, वहाँ पर आपको डॉक्टर साहब का नंबर मिल जाएगा। आप अपॉइंटमेंट लेकर विजयनगर कॉलोनी जा सकते हैं। आपके मोटापे में काफ़ी इफाका होगा, शायद उस वजह से ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाए। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे सर्वे के बारे में, कितने मेंस और वुमेन्स में, क्या वुमेन्स में ज्यादा शिकायतें हैं मेंस के मुकाबले में? जी बिल्कुल बिल्कुल, औरतों में मोटापन की शिकायत ज्यादा होती है और बशर्त आदमियों में। लेकिन आज वो देखिए ये नंबर्स का सिस्टम चल रहा है, लेकिन ये जरूर है कि औरतों में ज्यादा देखा जाता है बनिस्बत आदमियों से। तो अगर हम इससे हम सर्वे करें तो यही हम औरतों को अगर देखें, जो एक सर्वे किया गया था जिसमें 2.1 बिलियन औरतों में मोटापन देखा गया था, लेकिन ये एक 2008 में जब स्टैटिस्टिक्स हम निकाले तो वहां पर देखा गया कि 10 मिलियन औरतों में मोटापन की शिकायत बढ़ चुकी है। यानी कि कितनी तेजी रफ्तार से इसकी शिकायत आप देख सकते हैं कि बढ़ रही है। और डॉक्टर साहब, ये तो सर्वे की हम बात कर रहे हैं, हमारे कॉलेज बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, हम मौका देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आप कहाँ से बोल रही हैं, ये बताइएगा। हेलो, आपका खुद अपना वेट के बारे में बात कर रही हैं, जनरल वेट के बारे में बात कर रही हैं आप? कोई वाज़ेह सवाल नहीं था। जनरल वेट के बारे में बात करें तो हम उसी सर्वे के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप सुन सकती हैं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताती होती तो हम आपके लिए कुछ उपाय बताते। जी डॉक्टर साहब, आप देखिए अब इसमें ये होता है कि इसके ग्रेडिंग सिस्टम होती है मोटेपन की, जिसमें हम नॉर्मल से लेकर हम ओवरवेट की तरफ जाते हैं, ओवरवेट से फिर हम ओबीस होते हैं, फिर ओबेसिटी में स्टेजेस होते हैं, जैसा कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, फिर सबसे एक आखिरी स्टेज होता है जिसे हम मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, यानी कि सबसे लास्ट स्टेज जिसे कहा जाता है। अगर हम बीएमआई को देखें, क्योंकि वजन को हम बीएमआई से कंपेयर करते हैं, तो अगर बीएमआई से कंपेयर करें, यानी कि बीएमआई का मतलब ये होता है कि बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि हम हाइट से आपके करंट वेट को हम देखकर मेजर करते हैं, उससे पता चलता है कि आपका वजन आप कितना एक्सेस में जाती हैं। तो अगर हम ये हाइट से कैसे वजन पता चलता है डॉक्टर साहब? देखिए बीएमआई का कैलकुलेशन होता है, हम वो बीएमआई के कैलकुलेशन से हम करंट वेट से उनका जितना भी हाइट होता है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो हम डबल द टाइम अगर आप हाइट को डिवाइड करते हैं तो उससे हमारा करंट कितना बीएमआई होना चाहिए, हमारा उससे करंट पता चल जाता है। अच्छा, जी। तो एक कैलकुलेशन है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है ये, इससे आप कोई भी घर में बैठकर कर सकते हैं इसे। तो अब बात हो रही थी कि स्टेजेस ऑफ ओबेसिटी की। तो ग्रेड 1 जैसा मैं बता रहा था कि भाई जिसका बीएमआई ग्रेटर देन 25 हो या 25 और 30 के बीच में जो बीएमआई जो वैल्यू हम जब कैलकुलेट करते हैं हाइट की और आपके करंट वेट से, अगर उनका है तो हम उसे ओवरवेट कहते हैं। अगर उसी का अगर ग्रेटर देन 30 to 35 अगर होता है तो हम उसे स्टेज 1 ओबेसिटी कहते हैं, और उसके ऊपर जो भी ओबेसिटी आती है हम उसे मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, यानी कि बहुत ही अनकंट्रोलेबल वेट जिसका बढ़ जाता है, हम वहां पर बात आती है। देखिए अब इसी चीज में अगर मैं यहां पर तवज्जो दूंगा प्रिवेंशन के ताल्लुक से कि हम किस तरह से ऐसे कौन से बीमारी जो होती है जिसे हम रोका जा सकता है, जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं।
तो देखिए, अगर दो चीजों में अगर हम डिवाइड करें, ब्रॉड स्पेक्ट्रमली अगर हम डिवाइड करें, एक कम्युनिकेबल डिजीजेस, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। देखिए, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये एक दो मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज होती है। हम बात कर रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की। देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में ऐसे कौन से बीमारियां हैं जिसे रोका जा सकता है, जो आपके हाथ में है, जिसे आप रोक सकते हैं? बिल्कुल, जो बीमारी आने से पहले उसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं आप? क्या आप पूछना चाहती हैं डॉक्टर साहब से? जी, मैं मोहम्मदी लाइन से बात कर रही हूँ। फरमाइएगा। मेरे दादी की तबीयत खराब है। जी जी। उनको शुगर ज्यादा रहता है, बीपी और शुगर। तो शुगर के लिए कंट्रोल करने के लिए उनको क्या देना चाहिए? शुगर कितनी है उनकी दादी की? उम्र बताइए, उनका वेट और उनकी शुगर कितनी है ये बताइएगा। शुगर 330 है। ओके। पोस्ट और खाने से पहले, खाने के बाद? खाने से पहले। जी जी। और 200 बीपी 200 180 ऐसा 280 ऐसा रहता। ओके। What? अच्छा, बीपी 180 और 280 होता है। अच्छा, इनकी वेट क्या होगा? वेट 53 है। 53 वेट है? हाँ। आर यू श्योर? हाँ। ओके, और कुछ पूछना चाहती हैं आप? नहीं, वही कंट्रोल करने के लिए मतलब उनको क्या खिलाना उनको, यानी कि सडन जो उपाय होते हैं घर में। एज कितनी बताई आपने? 60 साल। 60 इयर्स इनकी एज है। ओके, आप परमानेंट पूछ रही हैं या टेम्पररी, जब भी बढ़ जाए तो सडन उपाय क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप पूछना चाहती हैं? ठीक है, मोहम्मदी लाइन में रहती हैं, टटोली चौकी आपके करीब होता है। डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है, अपॉइंटमेंट लेके वहां से कंसल्ट कर सकती हैं आप। अभी क्या करना है आपको डॉक्टर साहब बताएंगे, और शुगर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सा जल्दी से इफाका होगा अगर आप डॉक्टर साहब की क्लिनिक जाके कंसल्ट करेंगे। यहाँ बता देते हैं आपको क्या करना है। जी डॉक्टर साहब। बीबी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसा आपने बताया कि आपकी दादी की उम्र 60 ईयर्स है और आपने दो शिकायतें मेरे को बताई है। एक तो उन्हें डायबिटीज है, जो अनकंट्रोलेबल डायबिटीज है, और आपने ब्लड प्रेशर जिसे बताया, बहुत ही अनकंट्रोलेबल ब्लड प्रेशर बताया आपने। देखिए, पहली मैं बात कर लूं कि आपके डायबिटीज के ताल्लुक से, देखिए डायबिटीज के जो शुगर लेवल जो हमें जो नॉर्मली जो देखना चाहिए, वो है उम्र के हिसाब से हम डायबिटीज को हम ट्रीट करते हैं। एक तो चीज, अगर हम आपके दादी की अगर हम बात कर लें जो 60 साल की हैं, अगर 60 इयर्स की अगर हम डायबिटीज की अगर हम बात करते हैं, तो उनका पोस्ट प्रांडल ब्लड शुगर लेवल्स उनका लेस देन 200 होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जैसा 70 इयर्स की या 75 इयर्स की जो लेडीज होते हैं या उम्र जहीद लोग होते हैं, उन्हें अप टिल 200 पोस्ट प्रांडल खाने के बाद के शुगर को बिल्कुल नॉर्मल ही कहा जाता है और उतना ही होना चाहिए। अगर हम 40 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक अगर हम बात करते हैं, तो यानी कि जब से उनको डायबिटीज आया है, जब से लेकर हम 60 साल की उम्र तक हम बात करते हैं, तो वहां का डायबिटीज, उनका फास्टिंग शुगर लेवल्स होना चाहिए, बहुत ही टाइट शुगर कंट्रोल्स होना चाहिए। क्योंकि अगर टाइट ग्लूकोज कंट्रोल ना होने की वजह से उन्हें कई माइक्रोवास्कुलर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज की वजह से, वो आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम आपके दादी की बात करें तो उनका शुगर लेवल्स काफी बड़ा हुआ है, यानी कि 330, और पोस्ट प्रांडल यानी कि खाना खाने के बाद का है तो बेहद बहुत ही ज्यादा है। और ये मैं जरूर कह दूं कि खाने के बिल्कुल 2 घंटे के बाद ली गई है या कैसा है, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि गलत हम टेस्ट करवा लेते हैं जिसकी वजह से शुगर बढ़ के बतलाता है। लेकिन आपके दादी के केस में 200% उनका शुगर लेवल 200 के अंदर होना चाहिए। उन्हें बेहद जरूरी है कि उन्हें क्या डोजिंग मिल रही है, कौन से ऐसे टैबलेट्स खाती हैं वो, यहाँ पर उनका शुगर लेवल्स को इमीडिएटली बल्कि इमरजेंसी बेसिस पे आपको उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। और रही बात बीपी की, क्योंकि अब बीपी तो आपने करेक्ट बतलाया नहीं है, 280 वैल्यू यानी कि काफी ऐसा होता नहीं है 280 वैल्यू, यानी कि आप 180 बोली फिर उसके बाद 280 कहा आपने, ऐसा होता नहीं है। इतना सारा बीपी, इतने सारे बीपी पे जनरली होता है कि स्ट्रोक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
बीपी का जब प्रेशर जब पूरी बॉडी में जब खून के एक नस में जब होता है तो प्रेशर बढ़ता है, स्ट्रोक्स होने के चांसेस हो जाते हैं, एक किस्म का अजीब चक्कर आना शुरू होती है, सर पकड़ लेता है और किसी किस्म के भी इमरजेंसीज में लैंड हो सकती हैं। तो हाई बीपी के कितना वो होता है? देखिए बीपी के अगर हम 60 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं, 60 साल की उम्र की अगर हम बात करते हैं, तो अगर इन्हें डायबिटीज है और अगर ये वैसे तो 53 ईयर्स की अगर है तो बहुत ही नॉमिनल वेट है इनका, स्लाइटली तो वेट के ताल्लुक से यहाँ पर बात नहीं हो सकती, लेकिन हम ये जरूर कह दूं कि 140/80 इनके बीपी का इनका स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऊपर का 140 और नीचे का 80, लेस देन 80 या 80 तक। इसे आज लेटेस्ट प्रोटोकॉल के हिसाब से इसे नॉर्मल करार किया गया है, इसे इतना ही होना चाहिए। तो इनके बीपी के मेडिसिन को भी हमें ध्यान देना होगा कि वो क्या लेती हैं। और रही बात डाइट में और वॉकिंग में, अगर हम प्रिवेंटेबल चीजों की अगर हम बात करते हैं तो नमक हमें कम करना चाहिए, खाने पीने में नमक का ध्यान आप जरूर दें और तलन की चीजों पर ज्यादा ध्यान दें, थोड़ा कम दें। और ऐसी एज में तो आप हर चीज दे सकती हैं, लेकिन सिंस उनका शुगर बहुत ही अनकंट्रोलेबल है, मैं यहाँ पर जरूर चाहूंगा कि उनके डाइट पे बहुत ही हम ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन डाइट ऐसा नहीं है कि उन्हें कम दिया जाए, उन्हें हर चीज दे सकते हैं, लेकिन अच्छी चीजें देना चाहिए। जैसे कि मैंने इससे पहले भी कई अपने शोज में बताया था कि उन्हें मैदे की चीजें, तलन की चीजें, ज्यादा तरकारी पे ध्यान दीजिए। आप चिकन, मटन ऐसे वगैरह, फिश वगैरह ये सारी चीजें दे सकती हैं, लेकिन जितनी भी शुगर की चीजें जो होती हैं उसे कम कर दें, बल्कि उसे अगर स्टॉप कर सकते तो बहुत ही अच्छी चीज है। शुगर कंट्रोल हुए जब एक बार शुगर कंट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह, उसके बाद हम उन्हें हर चीज खाने का मौका दे सकते हैं, लेकिन किस तरह की चीजें खाना चाहिए वो एक डिटेल में ऑलरेडी कई बार हमने इस शो में बात की है, इंशाल्लाह बात करते भी रहेंगे। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर इतनी ज़्यादा हाई लेवल की शुगर और हाई बीपी है तो आपको ज़रूर इनसे कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी उनका इफाका हो सके। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहिएगा कहाँ से बोल रही हैं, कौन बोल रही हैं और क्या? बात कर रही हूँ करने का है तो अच्छे से टेस्ट चाहिए डॉक्टर। वेट कितना है आपका? जी मेरा 75 है, 18 एज है आपकी। ओके, हाइट कुछ बता सकती हैं आप? हाइट 5'3" है। तो आपको टिप्स चाहिए मोटापा कम करने के लिए? जी हाँ। ठीक है, आपकी क्या करती हैं आप, ऐसे क्या मसरूफियत है आपकी? जी हाँ, मैं घर पे ही रहती हूँ। आप पढ़ती नहीं है, स्कूल कॉलेज वगैरह? नहीं, घर पे रह के भी कुछ आपकी एक्टिविटीज हैं? एक्टिविटीज कुछ हैं आपकी? ओके ठीक है। और जो डाइटिंग होती है या जो आपका खाना वगैरह है वो किस स्टाइल का है? हेलो जी, आपका खाना वगैरह है जो कैसा खाती हैं आप? हेवी खाती हैं? रोटी खाती हैं? ओके ठीक है, डॉक्टर साहब को बताते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आपके बारे में, देखते रहिएगा। शुक्रिया कॉल करने का। बीबी अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने बताया आपका वेट 75 kg और आपकी हाइट आपने 5 फीट 3 इंचेस आपने बताई, उस हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए 50 पे 4 यानी कि 54 kg और आपका वजन है 75 kg यानी कि लगभग 21 किलो वजन ज्यादा है। अब हमें यह देखना है कि इसके वजूहात क्या है, क्यों आपका वजन बड़ा है। या तो आपके थायराइड को एक बार चेक करवा लें, या आपको ऐसा भी हो सकता है कि पीसीओडी की शिकायत भी हो सकती है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज जो मैंने ऑलरेडी 18 बता रही हैं। जी जी जी, पीसीओडी की शिकायत भी हो सकती है। इसमें अक्सर देखा जाता है कि पीरियड्स का स्किप हो जाना, या ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े से चेहरे पे थोड़े बाल आ जाना, या पानी का बुलबुला थोड़ा सा या बच्चेदानी के अतराफ जो ओवरीज होते हैं वहां पर आ जाना। तो या तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसे हम बिहेवियरल पैटर्न जो कहते हैं, ऐसे स्टाइल से भी, और जैसा कि मैं स्लीप डिप्रिवेशन जैसा स्लीप के ताल्लुक से भी हमने बात की थी, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम डाइट में देखिए अक्सर होता यह है कि अक्सर ये कहा जाता है या ये बात पे आते हैं कि हम सिर्फ रोटी खाते हैं। देखिए ऐसा नहीं होता। देखिए सिर्फ रोटी खाने से आपका वजन नहीं होता। ऐसी बात नहीं कि वजन कम रहेगा या सिर्फ रोटी खाने से। देखिए रोटी के साथ साथ आपको हर वो एक चीज खा सकती हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये ना खाएं वो ना खाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप फ्रूट्स खा सकती हैं, वेजिटेबल्स खा सकती हैं, सूप ले सकती हैं, आप चिकन, मटन, फिश, ऐसे हर चीज आप ले सकती हैं। लेकिन कैसा, किस तरह से लेना चाहिए वो बड़ी अहमियत की बात है, वो बड़ा इंपॉर्टेंस हमें देना चाहिए, और कितनी क्वांटिटी में लेती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मोटापन एक लाइफ लॉन्ग का एक इश्यू है।
इसका एक मेंटेनेंस होता है और हमें इसे डिसिप्लिन लाइफ में लाना पड़ेगा। ये डिसिप्लिन जब तक हमारी लाइफ में नहीं आता, जब तक हम इसे कॉन्क्रीटली हम इसे कम नहीं कर सकते। तो इसका लिहाजा ये मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ पर मैदे की चीजें जो होती हैं या तलन की जो चीजें होती हैं, डीप फ्राई जो चीजें होती हैं, या जो फिजिकल एक्टिविटी जो कहते हैं, जैसा कि आप घर के जितने भी काम होते हैं, यानी कि डस्टिंग से ले लीजिए, आप वैक्यूमिंग ले लीजिए, या क्लीनिंग ले लीजिए, या गार्डनिंग ले लीजिए, या डिश वॉशिंग ले लीजिए, ऐसे कई चीजें जो डे टू डे एक्टिविटीज जो होते हैं, हमें उस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, उस एक्टिविटीज को करना है जिससे हम रोजी जिंदगी में हम इसको मेंटेन कर सकें। और डाइट, वॉकिंग और आपको ये दो चीजों को बैलेंस करना है लाइफ लॉन्ग। ये मेंटेनेंस एक है, ये इसका जब तक अगर आप इस मेंटेनेंस को ड्रॉप करती हैं या इससे जरा हट जाती हैं, तो लाजमी बात है कि आप जो कंज्यूम करती हैं, जो खाती हैं, उसे बर्न भी करना चाहिए। जब हम कंज्यूम करते हैं और बर्न नहीं करते तो लाजिम हो जाता है कि आपका वजन बढ़ता है। जी, तो बिल्कुल। यहाँ पर ये कहूँगा, इसके और टिप्स जैसा कि मैंने खाने पीने के फ्रूट्स के बारे में, फ्रूट्स भी आप ले सकती हैं, आप वेजिटेबल्स ले सकती हैं। देखिए ऐसे कोई चीज़ पर रोक टोक नहीं है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अरे मोटापन को कम करना मतलब ये हो जाता है कि भाई हमें खाने पीने में सब रोक टोक हो जाती है। ऐसी बात नहीं है। देखिए रोक टोक में किसी चीज़ में रोक टोक नहीं है, लेकिन किस अंदाज से लेते हैं, कितनी क्वांटिटी में लेते हैं और क्या लेते हैं, और रोजाना जिंदगी में आपकी एक्टिविटी कितनी होती है, ये लाजिम है। यहाँ पर हमें गौर देना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। नेहा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर आपको थायराइड की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इतनी उम्र में अगर आपका वेट बढ़ता है तो थोड़ा सा एक बार टेस्ट करा लें, और अगर सब करने के बाद भी आपका वेट कम नहीं होता है तो डॉक्टर साहब की क्लिनिक आपके नज़दीक पड़ता है, टोली चौकी, जाके आप बता सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कोई हाईलाइन पर? हेलो हेलो। जी लगता है कोई नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जैसा हमने जैसा हमारी बात चल रही थी कि मोटापन से जो स्टैटिस्टिक्स पे जो बात हो रही थी, देखिए सर्वे पे जो बात हो रही थी, देखिए सर्वे में हम अक्सर ये देखते हैं कि भाई ऐसे कई स्टेट्स हैं इंडिया में जो जहाँ पर सर्वे में, जैसा पंजाब ले लीजिए, पंजाब सबसे टॉप पे आता है मोटेपन में। जी, और वहाँ हेल्दी खाना खाया जाता है। और अगर उसके बाद पंजाब के बाद अगर हम बात ले लें तो केरला में आप ज्यादा देखेंगे आपको मोटापन। फिर केरला से नारियल की वजह से हो सकता है, नारियल ऐसी बात है, नारियल पानी पीने से आपका मोटापन बढ़ता है, जो खोपड़ा होता है शायद उनके नहीं। देखिए मोटेपन का बिहेवियरल पैटर्न होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कई चीजें होते हैं। सेडेंटरी लाइफ हो सकती है, मेडिकल कॉज हो सकता है, थायराइड की वजह से हो सकता है, पीसीओडी की वजह से हो सकता है, या बिहेवियरल पैटर्न जो उनका जो रोजाना की जो जिंदगी में जो सेडेंटरी जो लाइफस्टाइल होती है, वो ये सारी की सारी चीजें इस पे इंप्लीमेंट करती है। और आज अगर हम जेनेटिकली भी बात करें, मोटापन जेनेटिक भी एक डिजीज है, जेनेटिकल भी होता है, लेकिन आज के फैक्टर में अगर हम देखें तो जेनेटिक से ओवर आपके ऊपर आ रहा है, वो है आपके बिहेवियरल पैटर्न्स, यानी कि आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपकी ये सारी की सारी चीजें मिलकर ही आप उसको बढ़ावा दे रही है मोटेपन की तरफ से। देखिए अगर हम जैसे हम बात करते हैं मोटेपन की वजह से डायबिटीज, देखिए ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और कम्युनिकेबल डिजीज की जो मैं बात कर रहा था, हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की अगर हम बात करें तो डायबिटीज एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, हाइपरटेंशन एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ओबेसिटी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, हार्ट अटैक्स का हो जाना या हार्ट के डिजीजेस आ जाना, ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर हम सारे के सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को अगर हम देखें, अगर सोचे इस मामले में, तो आप देख लीजिए कि सारी की सारी चीजें प्रिवेंट हो सकती है, इसे आने से हम रोक सकते हैं। ठीक है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं गोलकुंड से बात कर रही हूँ। जी जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी मेरा वेट बहुत ज्यादा है, मेरी एज 23 और मेरा वेट है 81 और मेरी हाइट 5 फीट 2 इंच है। 5'2". अच्छा जी, क्या एज क्या बताई आपने? जी एज 23 बताई आपने? एज 81 एज है? नहीं वेट 81 एज 23 है। 23 जी, वेट 81 है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं थायराइड का टेस्ट कराई तो मेरे को ESR बढ़ के लेवल की निकला था। ESR बढ़ के? ESR बढ़ के, ओके। तो कब से आपको थायराइड? क्या करना है
डॉक्टर साहब से मालूम करना था। जी जी, तो थायराइड को कितने ESR ने TSH बढ़ा हुआ था या ESR बढ़ा? ESR बढ़ा हुआ था या TSH बढ़ा हुआ था? या वो डॉक्टर साहब बोले 50% है ना, लेकिन आपको 23% है बोल के बोले। क्या ESR या TCH? ESR। जी जी, ओके। तो बोले तो कितने दिनों से है इसकी शिकायत आपको? जी नहीं जी, कितने दिनों से है ये शिकायत आपको थायराइड की? नहीं, वो मोटापा बढ़ने की वजह से डॉक्टर बोले थे थायराइड का टेस्ट कराओ बोल के। तो कब करवाया आपने टेस्ट? तो ये करा के 1 महीना हुआ, महावरी भी सही में हो रही, ब्लीडिंग भी। ओके ओके, अच्छा ये जो मोटापा हो रहा है आपको, ये कब से हो रहा है? 2-3 साल से बहुत ज्यादा हो रहा मैडम। मैं तो नहीं था इतना, 65 से 70 क्या बहुत था। ओके, ये पीरियड जो इरेगुलर है आपके साइकिल, कब से है, कितने साल से है ये प्रॉब्लम? जी वो पीरियड हो रहे थे, उस वजह से थायराइड। नहीं, वही कितने साल से है ये प्रॉब्लम आपको? अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब बताते हैं आपको क्या होना चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम बीबी, जैसे आपने बताया आपकी उम्र 23 इयर्स एज है और आपकी वेट आपने 81 kg बताया, आपकी हाइट आपने 5 फीट 2 इंचेस आपने हाइट बताई। देखिए यहाँ पर मैं एक जरूर कह दूं कि ये ESR जो इसिनोफिलिक सेडिमेंटेशन रेट कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म ये होता है। ESR से कोई मोटेपन सा कोई इसका कोई लिंक नहीं है। ESR एक आपका क्रॉनिक कोई इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी में है तो उसका वो बताता है, लेकिन यहां पर मोटेपन का ESR से कोई ताल्लुक नहीं है। थायराइड में देखा जो जाता है वो T3, T4, TSH देखा जाता है और मैं ज्यादातर TSH पे हमें देखना चाहिए। आपका TSH वैल्यू आप मालूम करें, यहां पर कंफ्यूजन है आपको जो ESR या TSH। TSH थायराइड का टेस्ट होता है, ESR थायराइड का टेस्ट नहीं होता और ESR बढ़ने से आपका कोई मोटेपन से कोई लिंक नहीं है 1000%। और दूसरी बात रही मोटापन जो बढ़ रहा है आपको, देखिए जैसे आपने बताया कि आपके पीरियड स्किप होते हैं, मैं यहां पर एक मैं जरूर कहूंगा कि आप अगर अल्ट्रासाउंड करवा लें, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में अक्सर जनरली ये होता है कि ये उम्र की एज में, जैसे कि मैं अक्सर जो कई पेशेंट्स को मैं देखता हूं ये उम्र की एज में 11 साल की उम्र से लेकर वहां से हम ये देखते हैं कि PCOD की शिकायत आजकल लड़कियों में बहुत ज्यादा हो चुकी है। हर एक थर्ड बच्ची में आपको दिखेगा कि PCOD है। अच्छा। देखिए ये होने की वजह क्या हो सकती है कि PCOD में होने की वजह से इसके क्या क्या कुछ शिकायतें नजर आती हैं। एक तो चीज आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेहरे पे पिंपल्स आ जाना जिसको हम एक्ने कहते हैं मेडिकल टर्म में। दूसरी चीज चेहरे पे बाल आ जाना जिसे हम हिर्सुटिज्म कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। और तीसरी चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीरियड्स का स्किप हो जाना, यानी कि पीरियड स्किप हो जाते हैं, या तो पीरियड्स पहले हो जाते हैं या पीरियड्स बाद में होते हैं, या बाज़ वक्त ऐसा भी होता है कि 2-2 महीने या 6-6 महीने से लड़कियों में ये देखा जाता है कि पीरियड्स का बंद हो जाना या ऑन एंड ऑफ होना या एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाना। तो ये सारी की सारी चीजें PCOD की तरफ जाती है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो पानी के बुलबुले जो बच्चेदानी के अतराफ में आ जाते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। PCOD की वजह से मोटापन आ जाता है। अच्छा, ये PCOD किस वजह से होता है, इस पे बात करेंगे। कॉल ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे मम्मी की उम्र 55 ईयर्स है, उनका शुगर तो खाने से पहले 130, खाने के बाद 220 का है, ये नॉर्मल है क्या? 230 है। 130 है खाने से पहले है, 200 आप बता रहे हैं खाने के बाद है। 220 है खाने के बाद। ओके, तो इनका वेट कितना होगा? उनका वेट 64 या 63 है। 64 या 63 है और आपने एज बताई है 55। और अच्छा, शुगर वगैरह कुछ है क्या? हाइट कितनी है आपकी मम्मी की? 5.3 है जी। और कुछ पूछना चाहते हैं साहब? जी ठीक है, आपको डॉक्टर साहब बताते हैं क्या करना है। शुक्रिया। देखिए अस्सलाम वालेकुम बीबी, जैसे आपने बताया कि आपका पहला सवाल था कि आपके वालदा का, राइट, आपके वालदा का फास्टिंग ब्लड शुगर 130 आपने बताया, पोस्ट पैंडल 220 बताया। देखिए यहाँ पर आपके शुगर लेवल्स नॉर्मली होना चाहिए, ये उम्र में टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल होना चाहिए, जैसा कि 90 to 120 के बीच में अगर फास्टिंग शुगर लेवल्स होना चाहिए। और खाना खाने के बाद के शुगर लेवल्स मैं ये कहूंगा कि 140 to 160 बल्कि 180 तक भी जा सकते हैं। ये नॉर्मल कहा जाता है, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल
कंट्रोल कहा जाता है ये उम्र में। लेकिन सिंस उनका 130 आ रहा है ऊपर का वैल्यू, तो ऊपर का वैल्यू कुछ लगभग वो करीबी है नॉर्मल रेंज में, लेकिन नीचे का जो वैल्यू आ रहा है खाना खाने के बाद का जो पोस्ट पैनल जो शुगर लेवल है 220 वो बढ़ा हुआ है। तो हम ये जरूर देखना चाहिए कि 220 से उन्हें हमें लाना है 160 पे। तो यानी कि नीचे का एक 100 एक ऑलमोस्ट एक 70-80 मिलीग्राम पर डेसिलीटर जो शुगर वैल्यूज है वो बढ़े हुए हैं, तो लिहाजा हमें वहां पर टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल करना जरूरी है ताकि वो ताकि डायबिटीज से जब अनकंट्रोल डायबिटीज जब लंबे अरसे तक खून में शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं होते तो वहां पर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ले लीजिए, जैसे कि रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, यानी कि किडनी पे इफेक्ट होना या उनके रगों पे इफेक्ट होना या उनके आंखों के नजर पे इफेक्ट होना, इसे माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। और इसके साथ ही साथ मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जिससे जैसा हार्ट अटैक का होना या स्ट्रोक्स का होना, ये चीजों पे भी हमें ध्यान देना है। इस वजूहात से हमें शुगर को कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है। जी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइएगा। मैम एज 42 है जी, और मेरे लीवर में फैटी लीवर बता रहे मेरे को। ओहो जी। और गॉल ब्लैडर स्टोन्स है मेरे को। गॉल ब्लैडर में क्या है? स्टोन्स है। ओके ओके। तो इससे पहले मैं 1 मंथ मेडिसिन की ट्रीटमेंट ली और थोड़ा होम्योपैथिक की भी ली थी, तो थोड़ा फैटनेस जो एनलार्ज लिवर का माइल्ड फैटी बता रहे, लेकिन वो दवाओं से मेरे को पूरा अंदर पक जा रहा, मतलब बंद हो गई दवाएं। तो इसके लिए क्या परवेज करना है या कोई मेडिसिन लेना है? बिल्कुल। दवाई कब से खा रहे हैं ये? दवाई कब से खा रहे हैं आप ये? वेट और आपका वेट और हाइट बता दीजिएगा। मैम एक्चुअली माय हाइट मे बी 5.5 and weight I don't know, it may be above 60. Above 60 ओके। और एज आपने 42 बताई है। और जी ये जो दवाई है ये कब से खा रही हैं आप लीवर के लिए? जी सर, मैम ये 1 मंथ से ले रही थी मेडिसिन, सब छोड़ दी मैं ये मेडिसिन क्योंकि बहुत अंदर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। और 1 मंथ में बॉयल भी खाई, इसके लिए बॉयल वेजिटेबल्स भी यूज करी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। और कुछ पूछना है आपको? डॉक्टर साहब जवाब देते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम बीबी, जैसे आपने बताया कि आपको माइल्ड स्टेज 1 फैटी लीवर आपने बताया, और दूसरी चीज आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी हैं और आप इसकी दवाएं भी ले चुकी हैं। देखिए एक चीज मैं जरूर कह दूं कि फैटी लीवर होता क्यों है, जैसे आपने ऑलरेडी इससे पहले भी बात की गई है कि फैटी लीवर को कम करने के लिए ऐसी कोई दवा होती ही नहीं। मैं एलोपैथिकली बात कर रहा हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि होम्योपैथी में या आयुर्वेदिक में या यूनानी में होते हैं या नहीं है, क्योंकि उसका मुझे पता नहीं है, क्योंकि उसकी मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसके बारे में पढ़ा नहीं हूँ। और दूसरी चीज फैटी लीवर को कम करने का एक ही तरीका होता है, जैसा कि ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, सिर्फ वेट लॉस से ही। चाहे आपका वेट अगर जैसा कि हम आपका वेट देखें, आपने 60 के अबव आपका वेट बताया, आपकी हाइट आपने 5 फीट बताई, तो 55 kg आपका वेट होना चाहिए। और आपकी हाइट के साथ, अगर आपकी हाइट के हिसाब से यानी कि लगभग 8-10 किलो आपका 7-8 किलो या 8 किलो ले लीजिए आप, लगभग बढ़ के है। शायद अगर आपका ये और हो सकता है कि ये इंटरनल यानी कि विसरल ओबेसिटी, जैसा कि मैं बता रहा था कि मोटापन 2 किस्म का होता है। चिकनापन एक स्किन के ऊपर होता है जिसे हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, और एक स्किन एक जो अर्गन जो इंट्रा एब्डोमिनल यानी कि अंदर के हिस्से में जो मोटापन होता है उसे हम विसरल फैट कहते हैं। अगर ये विसरल फैट अगर आपका एक्सेस है और ज्यादा से ज्यादा आपका लिवर में जमा होता है, तो इसको कम करने के लिए या फैटी लिवर को खत्म करने के लिए या इसको हम कम कर सकते हैं, वो है सिर्फ वजन के कम करने से ही रिवर्स हो सकता है फैटी लीवर। इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है अंग्रेजी दवाइयों में जो इसे कम कर सके। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब का कहना है कि जैसे कि इसके और एक चीज मैं ये बताऊंगा मैडम कि यहाँ पर फैटी लीवर ग्रेड 1 होता है। फैटी लीवर के बाद एक्चुअली होता यह है कि फैटी लीवर में अक्सर हम ये देखते हैं फैटी लीवर में कि आपको दर्द नहीं महसूस होता, आपको पेन नहीं होता, क्योंकि इसलिए लोग अक्सर समझते हैं कि भाई अरे, मैं इससे पहले भी मेरी बात मैंने कहा था कि अपन अक्सर हार्ट पे और ब्रेन पे ज्यादा ध्यान देते हैं लेकिन कलेजे पे ध्यान कम देते हैं। लेकिन अक्सर अगर हम देखें कलेजा काम करता है 500 फंक्शंस होते हैं कलेजे के। तो ये कलेजे के जब 500 फंक्शंस होते हैं, जब वहां पर फैट जब जम जाता है, जिगर
आई थिंक कलेजी कहते हैं शायद लिवर को। जी जी, तो इस पे जब फैट जमा हो जाता है तो पता ही नहीं चलता कि हम फैटी लिवर हैं। क्योंकि इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि आपको पेन नहीं होता, आपको दर्द नहीं होता। जब यही फैटी लिवर जब स्टेज 1 में होता है, जब ये स्टेज 2 पे आ जाता है, हम इसे नॉन अल्कोहलिक स्टेटोटिक हेपेटाइटिस कहते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसे नैश कहा गया है, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोटिक डिजीज, हेपेटाइटिस जिसे हम कहते हैं। तो ये चीज वहां पर जमना शुरू हो जाती है, ये चिकनापन वो कलेजी में जाकर जमना शुरू हो जाता है, जिससे कई फंक्शंस खराब हो जाते हैं। और क्योंकि वहां पर कोई दर्द के रिसेप्टर्स नहीं होते, यानी कि पेन रिसेप्टर्स नहीं होते, जिससे हमें मालूम नहीं चलता कि हमें फैटी लिवर भी हो गया है। आप अक्सर देख लीजिए 60 to 70% ऑफ द केसेस में जो मैं देखता हूं अक्सर, इन्हें फैटी लिवर होता है। और इससे जब यही फैट जब बढ़ जाता है, यानी कि जब चर्बी जब फैट के जब लिवर के अंदर जम जाती है या कलेजे के अंदर जम जाती है, तो ये बड़ा होना शुरू हो जाता है, इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। जब साइज बढ़ता है तो यही साइज की वजह से ये प्रेशर डालता है आपके राइट साइड पे। देखिए लिवर का जो कंटेंट होता है राइट अपर साइड पे आपको ये कलेजी देखी जाती है एनाटॉमिकली, हम जो देते हैं खुदरती तौर पे जो अल्लाह ताला जैसा बनाया है वो राइट साइड के ऊपर हिस्से में बनाया है, और उसके बिल्कुल पीछे के हिस्से में गॉल ब्लैडर को रखा गया है। तो जब ये लिवर जब साइज बढ़ता है तो ये नीचे के हिस्से में दर्द देता है, तो प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से हमें एब्डोमिनल पेन नजर आता है, यानी कि दर्द नजर, वो थोड़ा सा सेकंड स्टेज में मालूम चलता है। फिर यही स्टेज स्लोली आपको थर्ड स्टेज में जाता है। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। बाय द टाइम जब हमें मालूम चलता है ये काफी टाइम निकल जाता है हमारा। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि फैटी लिवर को इसे आसान ना समझें, इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि फैटी लिवर जब होता है तो इंसान को पता ही नहीं चलता है। अगर आप इसके शिकार हैं तो पहले अपना वेट कम कर लें, क्योंकि जब फैट जमा होता है जिगर पर तो इंसान उससे बेखबर रहता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तब कहीं जाके उसको पता चलता है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप वेट कम कर लेंगे तो उसकी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और हम अभी यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए। वक्फे से आकर के बात करेंगे पीसीओडी की वजूहात के बारे में डॉक्टर साहब से। आप देखते रहिएगा आपके डॉक्टर रूबी चैनल पर। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका फिर से इस्तकबाल है प्रोग्राम आपके डॉक्टर में। हम ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की है पीसीओडी की और बात की है फैटी लिवर की, लेकिन अब हम बात करना चाहते हैं नींद पर। यानी कि फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, लेकिन जब हम सोते हैं आमतौर पर तो बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि नींद ही नहीं आती है, और जब नींद आती है तो इतना बेफिक्र सोते हैं, पता नहीं क्या होता है कि एक खर्राटे जो होते हैं, स्नोरिंग हम जिसे कहते हैं, ये क्या वजह है? एक नींद आने ना आने की क्या वजह है, और जब आ जाती है तो खर्राटे क्यों आते हैं, इसकी क्या वजह है खर्राटों की? आप बहुत जबरदस्त टॉपिक पे बात की है आपने। किस वजह से आते हैं और इसका उपाय भी क्या क्या होता है? जी जरूर जरूर। देखिए खर्राटे जिस हम मेडिकल टर्म में हम इसे स्नोरिंग कहते हैं, इसके कई वजूहात हैं। अगर ये टॉपिक को अगर हम देखिए, इसके एक ENT
कॉजेज हो सकते हैं, यानी कि ये जो हलक का जो हिस्सा होता है यहाँ पर एक एनाटॉमिकली जो हम अगर हम इसके अंदर हलक में जाकर अगर हम एनाटॉमिकली इसको देखें तो वहाँ पर ऐसे कई चीज़ें होती हैं, जैसा एक ओव्यूला होता है, एक फेरिंग्स होता है, एक सॉफ्ट पैलेट होता है। ये मेडिकल टर्म्स हैं जो हलक में जो दिखते हैं। अक्सर होता ये है कि देखिए जब लोग अगर मैं इसको कोरिलेट करूँ मोटेपन से तो सबसे बड़ा वजूहत तो कई हैं। आप वजूहत ENT को ले लें या एनाटॉमिकल इसका डिस्लोकेशन को ले लें, लेकिन अगर हम बात करें मोटेपन से, ये स्नोरिंग से। जी बिल्कुल, स्नोरिंग पर बात करते हैं। मौजूद चाहते हैं कॉल ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी मैं सकीना बात कर रही हूँ बहादुरपुर। जी सकीना, फरमाइएगा क्या प्रॉब्लम है, क्या बताना चाहती हैं डॉक्टर साहब को? जी मेरी एज 21 है, हाइट 5 फीट है। जी जी मेरा वेट 62 है, मेरा वेट 62 है। तो क्या पूछना चाहती हैं आप? और मेरे फेस पे स्वेलिंग के जैसा आ जा रहा। कितने दिनों से? तकरीबन 6 मंथ से। 6 मंथ से स्वेलिंग आ रही है, फिर जा रही है या वैसे ही बरकरार रह रही है? ओके, आपको कोई खास चीज से एलर्जी है, कुछ खाने से हो रहा है, ऐसा गौर किया है आपने? नहीं, एलर्जी नहीं है जी। और थायराइड भी टेस्ट कराई है। हाँ तो 6 मंथ पहले तो थायराइड के आने के चांसेस है बोले डॉक्टर, मगर आपको थायराइड नहीं है। आपको थायराइड तो नहीं है आपको, लेकिन ये जो स्वेलिंग आ रही है आपको, ये कौन से पहर में आ रही है? रात में आ रही है, दिन में आ रही है, या फिर थोड़े दिन रह रही है? कितने दिन तक इसका इफेक्ट रह रहा है, या कंटिन्यूसली आपको स्वेलिंग है? स्वेलिंग कंटिन्यूसली है मैडम, 6 मंथ से है। तो आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया, स्किन डर्माकोलॉजिस्ट से? डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करे तो फिर थायराइड से आपको देखा। अच्छा, तो थायराइड भी आपका क्लियर है। तो अभी आप पूछना चाहती हैं कि स्वेलिंग किस वजह से आ रही है आपकी? बढ़ रहा है। वेट कब से बढ़ रहा है आपका? मेरा वेट 2 ईयर से बढ़ रहा है मैडम। अच्छा ये बताइए आपकी एक्टिविटीज क्या है, क्या करती हैं आप ऐसे? मैं स्टूडेंट हूँ और मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई 1 ईयर से। मैं घर पे घर पे कुछ और एक्टिविटीज नहीं करती हैं आप? नहीं। ठीक है, डॉक्टर साहब को बताते हैं क्या कहते हैं आपका, देखिएगा जवाब। बहुत शुक्रिया कॉल। बीबी अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने बताया आपकी 21 साल उम्र है, आपकी हाइट आपने बताई 5 फीट 2 इंचेस और आपका वेट आपने 62 kg बताया। देखिए यहाँ पर और आपका कंसर्न ये, आपका परेशानी ये है कि फेस पे स्वेलिंग होती है और कई हाथ पे जो उस पर भी होती है। देखिए मैं एक चीज जरूर कह दूं कि यहाँ पर हमें एक कंप्लीट इवैल्यूएशन करना पड़ेगा आपको कि क्या आपको किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, ये कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ऐसे थोड़े टेस्ट हमें करना पड़ेंगे जिसकी वजह से हमें ये मालूम चलना है कि पहले तो हमें ये मालूम है कि आपको स्वेलिंग होती क्यों है, आ रही क्यों है और क्या वजह है। जब तक हम वजह को नहीं पकड़ेंगे हम उस चीज का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। और रही बात जैसे आपने थायराइड का टेस्ट कराया तो मुझे इसके रिपोर्ट्स देखनी है और मुझे इसके और थोड़ा मैं आपको टेस्ट देना पसंद करूंगा। उसमें बिल्कुल 100% मालूम चल जाएगा कि इसके वजूहत क्या हो सकती हैं फेस पे से स्वेलिंग आना। देखिए बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि पेरी ऑर्बिटल रीजन पे भी आपकी स्वेलिंग आती है, यानी कि आंख के आतराफ की स्वेलिंग हो सकती है, नीचे के हिस्से में स्वेलिंग हो सकती है, या फेस ही स्वेलअप हो रहा है आपका। वो उसके कई रीजंस हैं, हम उसे इवैल्यूएट करे बगैर नहीं बता सकते। और रही बात आपका वजन को लेकर, आपका 12 किलो वजन आपका ज्यादा है। आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए 50 किलो और आपका वजन आ रहा है 62 kg, यानी कि लगभग 10 से 12 किलो वजन है। यहाँ पर हमें कुछ वजन पे आपको ध्यान देना जरूरी है। उसमें आप डाइट कर सकती हैं, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दे सकती हैं, घर के एक्टिविटीज को आप करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज करें। या अगर आप करती हैं तो बहुत अच्छी चीज है, अगर ना करती हैं तो आप इसको अपनी जिंदगी में डे टू डे लाइफ में आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब का कहना है कि एक बार आप उनकी क्लिनिक पर जाएं। स्क्रीन पर दिए हुए रेड लेबल पर जो नंबरात मिल रहे हैं आपको, उस पर आप अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर साहब का जो भी क्लिनिक करीब पड़ता है आप जाके कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब आपकी रिपोर्ट देखेंगे, फिर वजह जानेंगे, उसके बाद आपका इलाज इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा नाम अस्मा है। हाँ जी अस्मा, फरमाइए कहाँ से बोल रही है अस्मा? जी मैं हिमायतनगर से बात कर रही हूँ। ओके। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि मेरा वेट ना 75 kg है और ना मेरी हाइट 5.7.5 है। हाँ तो जी अच्छा
ऐसा वेट मेरा ना बढ़ते ही चले जा रहा है, ऐसा डाइट करने पे भी ऐसा कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा, ये कुछ नहीं हो रहा। ओके। और ना इससे मेरे को ऐसा स्टमक तो बस ज्यादा निकल जा रहा। ओके। डाइटिंग टिप्स ऐसा कुछ है आपके पास? हाँ, हम बता रहे हैं, लेकिन आपको ये जो वेट बढ़ने की शिकायत हो रही है, कब से हो रही है इसमें? ये कब से आपका वेट पुट ऑन हो रहा है? यही कोई 5 इयर्स से। 5 ईयर से हो रहा है। तो आप डाइटिंग कर रही हैं, क्या आपका खाने पीने में लेती हैं, या आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, क्या एक्टिविटीज करती हैं आप? हाँ हेलो, वो जी मॉर्निंग में तो जी। अच्छा, ये बताइए कि आपको थायराइड वगैरह कुछ है, टेस्ट करवाया आपने? जी हाँ, कराया था, कुछ नहीं, नॉर्मल है सब। नॉर्मल है, ठीक है, अच्छा है। तो आप ये पूछना चाहती हैं कि वेट कम होने के लिए आप कौन से उपाय आपने किए हैं इससे पहले? मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रही थी आपसे। नहीं, मुझे समझ नहीं आया, फिर एक बार बोलिए। आपने कुछ किया है, तदबीर की है कुछ वेट कम करने के लिए? इससे पहले कुछ लिए है? डाइटिंग किया है। क्या किया है? जी हाँ, डाइटिंग किया। डाइटिंग की है, ओके। अभी भी डाइटिंग पर हैं आप या फिर नॉर्मल? जी ठीक है, आपको डॉक्टर साहब बताते हैं क्या करना है। थोड़ी सी आवाज उन तक कम पहुंच रही है। अस्सलाम वालेकुम बीबी, जैसे आपने बताया वेट आपका 75 kg और आपकी हाइट आपने बताई 5 फीट 7.5 इंचेस, और आपके वेट के आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन लगभग 62 kg होना चाहिए, जैसे लगभग आपका BMI 24 तक का लेस देन 25 होना चाहिए। और जैसा आपने बता रही थी कि आपने ऑलरेडी डाइट किया है, आपने फिजिकल एक्टिविटी भी करती हैं, लेकिन वजन कम नहीं हो रहा। देखिए, और नीचे तक आपका जो लोअर एब्डोमिनल ओबेसिटी, जो नीचे के हिस्से में ज्यादा चर्बी आपको दिखती है। देखिए, मैं एक चीज यहाँ पर जरूर कह दूं कि मैंने बार बार इससे पहले भी कई मेरे टीवी शोज में मैंने ये कहा है कि 20% चांसेस होते हैं अगर डाइट और फिजिकल एक्टिविटी दोनों के करने से। यानी कि डाइट यानी कि जरूरी नहीं है कि, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि डाइट का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज बंद कर दी जाए। यानी कि मैं अक्सर मेरे पेशेंट्स अक्सर आते हैं और कहते हैं कि वो गोश्त नहीं लेती, गोश्त लेने से वेट बढ़ जाता है। देखिए, मैं अपने व्यूअर्स को ये जरूर कह दूं कि गोश्त खाने से वेट नहीं बढ़ता। गोश्त एक प्रोटीन है, और प्रोटीन में कई किस्म के होते हैं। व्हाइट प्रोटीन होता है, व्हाइट मीट होता है, रेड मीट होता है। इससे गोश्त से मस्कुलेचर बढ़ता है, मसल्स बढ़ते हैं, आपका वजन नहीं बढ़ता, फैट नहीं बढ़ता। वजन बढ़ता है वो चीजों से जो शुगर के जो चीजें होती हैं, जो हम आज हमारी जिंदगी में हम टॉक्सिक हो चुके हैं। हम बगैर शुगर के हम रहते नहीं। अगर हम शुगर एक दिन ना खाएं, थोड़ा किसी भी किस्म का फॉर्म का शुगर हम ना खाएं, तो हमें बेचैनी हो जाती है। एक तो यहाँ पर मैं लेकर ये जरूर कहूंगा कि मैदे की चीजें और आपके शक्कर की चीजें या तलन की चीजें, डीप फ्राइज या फिजिकल एक्टिविटी, और जो भी जो कंज्यूम करते हैं उसे आप बर्न करना चाहिए। और रही बात यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है, जो स्टैटिस्टिक्स है, जो ये बताते हैं कि अगर 20% चांसेस होते हैं डाइट और फिजिकल एक्टिविटी डे टू डे लाइफ करने से, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप डाइट, और मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो 5 साल 3 साल लगातार अपने डाइटिंग फिजिकल एक्टिविटी सब करते हुए भी उनका वजन नहीं लूज होता। तो यही बताना मैं चाहूंगा कि वजन लूज होना 100% मस्ट नहीं है दोनों के करने से। सिर्फ 20% चांसेस हो सकते हैं आपका वहां पर वजन कम होने के। जी जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ज़्यादा डाइटिंग वगैरह करने से भी अगर आपका वजन कम नहीं होता है तो डॉक्टर साहब के साथ आप कंसल्ट कर सकती हैं, वो आपको दवाई देंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इफाका होगा। तो हम बहुत ही दिलचस्प टॉपिक स्नोरिंग पे बात कर रहे थे। जी 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 जी। देखिए, एक चीज में जैसा मैं बता रहा था कि एक जैसा कि एक मोटेपन में दो चीजों को लेकर बात होती है। एक होती है मोटेपन में फैट मास डिजीज होता है, और एक सिक फैट डिजीज होता है। ये दोनों की चीजों को हम लेकर बात करते हैं। जब हम फैट मास डिजीज की जब हम बात करते हैं तो यहां पर होता है जब गले पे जब फैट जमा होना शुरू हो जाता है, यानी कि जहां पर देखिए गले के अंदर जो होते हैं, जैसा कि एपिग्लॉटिक्स एक चीज होती है, आपका सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं, जैसा ओविला होता है, या आपके टॉन्सिल्स होते हैं, या आपका फेरिंग्स होता है, यहां के चीजों में नेक का फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि हम इसे अपर लेवल ओबेसिटी कहते हैं। एक नीचे लोअर लेवल ओबेसिटी होती है जो हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, यानी कि पेट के अतराफ का वजन बढ़ना या नेक
या गर्दन आपकी मोटी होना या गर्दन के अंदर आपका वजन फैट जमा होना, जिसे हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। और वो लोगों में हमें रिस्क फैक्टर हो जाता है अगर जिस औरतों में अगर देखते हैं कि 16 इंचेस अगर उनका नेक सर्कमफ्रेंस अगर होता है तो उन्हें एडिपोज टिश्यू यानी कि गले का मोटापन अंदर के हिस्से में बढ़ने का वो ऐसे औरतें हाई रिस्क पे आ जाती हैं। अगर हम वही अगर आदमियों में ले लें, अगर उनका नेक सर्कमफ्रेंस ग्रेटर देन 17 इंचेस अगर होता है तो इन्हें चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है स्नोरिंग के आने की। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, जब मोटापन जब ओवरऑल आदमी मोटा होता है, जब उसका नेक सर्कमफ्रेंस जब बड़ा होता है यानी कि नेक के आसपास जब उनका फैट जमा होना शुरू हो जाता है, तो होता यह है कि जब हम सांस लेते हैं, जब हम हवा लेते हैं, जब हम सोते वक्त, तो क्योंकि ये मोटापन, गले का मोटापन ज्यादा होने की वजह से आपके जो एयरवे जो होता है, जो पाइप होती है, हवा लेने की जो पाइप होती है, ये एयरवे ये फैट करता ये है कि वो एयरवे को कंप्रेस कर देता है, यानी कि उसको दबा देता है। जब एयरवे कंप्रेस हो जाता है, जब पाइप दब जाता है, तो जब सांस जो लेते हैं सोते समय पे, वो सांस में ऑक्सीजन कम जाना शुरू हो जाता है। तो बात देखिए इतनी सीधी बात हो रही है कि जब ऑक्सीजन जब कम जाता है, जब हम हवा कम लेते हैं, क्योंकि पाइप का प्रेशर पाइप को दबाया गया है, किससे? फैट से दबा दिया गया है। तो जब फैट से दब जाता है तो यही ऑक्सीजन लंग्स में कम जाना शुरू हो जाता है। जब लंग्स में ऑक्सीजन कम जाता है, यानी कि हवा कम जाती है, तो नेचुरल बात है कि ऑक्सीजन भी कम जाता है। जब ऑक्सीजन कम जाता है लंग्स के अंदर, तो जो एक्सचेंज होता है, यानी कि हम ऑक्सीजन को खून में डालते हैं और खून में से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हम वो बाहर फेंक देते हैं। तो ये जो एक्सचेंज सिस्टम जिसे हम कहते हैं, ये एक्सचेंज भी कम हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का खून में कम जाना जब ये हो जाता है तो नेचुरली खून में ऐसे सिग्नल्स आपके ब्रेन को चले जाते हैं, ब्रेन को जाकर कहते हैं कि हमारे खून में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। जब हम कमी हो जाती है तो यही ब्रेन हमें अचानक रात में हमें कई अक्सर मोटे लोगों में हम ये देखते हैं कि उठ जाते हैं एकदम, सांस वो जब रात में जब उठते हैं सडनली उन्हें अचानक वो सांस लेते हैं, जिसे हम स्लो शैलो ब्रीदिंग कहते हैं। जी एक कॉल लेते हैं, आगे बात करेंगे, लाइन ड्रॉप हो गई। जी जरूर। देखिए यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट बात थी मैम, कि बात थी कि हम जब ऑक्सीजन जब लेते हैं, जब प्रेशर जब फैट ज्यादा नेक पे जब हो जाता है तो वो एयरवे कंप्रेस हो जाता है, तो ऑक्सीजन कम लंग्स को जाता है। जब ऑक्सीजन कम लंग्स जाता है तो यही जब ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाता है तो खून के द्वारा एक ऐसे सिग्नल्स हमारे ब्रेन को चले जाते हैं और कहते हैं कि ऑक्सीजन का कमी हो चुकी है खून में। तो अचानक आदमी जब सोता है, जब मोटा आदमी जब सोता है, खर्राटे जब लेते हैं रात में, वो एकदम उठ जाता है सडन ब्रीथ के लिए, यानी कि वो एकदम ब्रीदिंग के लिए उठ जाता है, ब्रीदिंग सांस लेने के लिए उठता है वो। तो इसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं। और सबसे खतरनाक चीज जो होती है, ये चीज हम देखते हैं, वो है जो लोगों को जो स्नोरिंग करते हैं उन्हें स्लीप एपनिया के चांसेस 70% चांसेस आने के बढ़ जाते हैं। जो स्नोर करते हैं, यानी कि जो गर्राटे लेते हैं, जो रात में जो गर्राटे लेते हैं, डीप गर्राटे लेते हैं, उन्हें स्लीप एपनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि रात में एकदम अचानक वो उठ जाते हैं सांस लेने के लिए। तो जब स्लीप एपनिया आ जाता है तो यही स्लीप एपनिया से कई ऐसी चीजें जो हार्ट के डिजीजेस का आ जाना, रिस्क बढ़ जाना या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाना बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए इलाज भी करना बहुत जरूरी होता है, वरना खतरनाक साबित हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बोल रही हैं और कौन? जी चंदन गुट्टा, मेरा नाम आयशा है। मेरी मम्मी 40 इयर्स की है। हमको ना पीठ की हड्डी में बैक पेन होता है और वो दर्द होते होते वो कम होके गर्दन में जो हड्डी रहती है ना, उसमें बहुत ज्यादा दर्द है। अभी तो वो सिर्फ थोड़ा बात करने, थोड़ा सोने पे उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो गर्दन में भी दर्द है और बैक पेन भी है, इनको आप बता रही हैं। और एक सवाल है मेरे पास। जी फरमाइएगा। जी मेरी एज 20 है, मेरा वेट 35 है, मेरी हाइट 5 फीट
1 इंच की है। मुझे पीरियड्स होने से पहले ना 4-5 दिन पहले बहुत कमर में दर्द, पेट में दर्द होता रहता था। 6 या 8 मंथ से हो रहा, बस दर्द कम होता ही नहीं, ज्यादा होता रहता और पीरियड्स एकदम साफ है, कभी कभी बहुत पहले हो जाता। अच्छा, तो 2 साल के जवाब दे दीजिए। ओके, देंगे 15 kg है और 35 kg। वजन क्या है इनका? वजन आपने 35 बताया ना जी। अच्छा। इनके मम्मी का पूछा था कि बैक पेन है और गर्दन में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, जब सोती है तो बहुत तकलीफ होती है। इनके लिए ये बता रही थी कि 20 साल की है, 35 जो है इनका वेट है 35 और 5'1" उनकी हाइट है। आयशा अस्सलाम वालेकुम, जैसा आपने बताया पीरियड्स होते हैं तो बहुत दर्द होता है। जी जी। आयशा अस्सलाम वालेकुम, देखिए जैसा आपने बताया कि आपके वालदा का बैक पेन और नेक पेन होना, देखिए एक चीज़ मैं कह दूं कि आपने उनके और दूसरे डिटेल्स मुझे बताए नहीं है कि उनका कुछ मोटापन है या उनको किस तरह का वो है और किस तरह के शूटिंग पेन्स होते हैं, यानी कि नेक से दर्द उनके ऊपर जाता है या 2 हाथों की तरफ जाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो उन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का भी शिकायत हो सकती है, क्योंकि उसके वजह से वहाँ के जो नर्व्स जो जाते हैं, जो पीठ जो गर्दन के जो स्पॉन्डिलोसिस का जो दर्द होता है, वो नर्व्स वहाँ पर इम्पिंज होते हैं, नर्व्स दबते हैं, जिसकी वजह से वो शूटिंग पेन होता है बैक्स में या उनके हाथों में। उन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। हम उनका एक नेक एक्सरे करवा लें तो सब में पता चल सकता है। क्योंकि हमें आपके वालदा का वजन नहीं मालूम और क्या प्रॉब्लम्स है। अगर वजन की वजह से लो बैक हो सकता है या और कई ऐसे रीजंस हो सकते हैं लो बैक पेन होने के, तो हमें उसका भी कंप्लीट इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, तभी हमें जाके पता चलेगा। हाँ, अगर वजन बहुत ज्यादा है तो लो बैक होने के चांसेस हो सकते हैं, वहां का भी डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है, वहां के भी डिस्क बल्ज हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, जिसकी वजह से नर्व इंपिंज होती है। वहां के रग जब डिस्क बाहर निकलता है तो वहां के भी रग वो होते हैं। या बाज़ वक्त ऐसा भी देखा जाता है कि लो बैक से पेन नीचे तक हिस्से में, पैर तक के नीचे तक के हिस्से तक जाता है, जिसे हम शियाटिका कहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो क्योंकि आपकी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं है, बैक पेन के कई और रीजंस हो सकते हैं पेन होने के, तो ये तो कंप्लीट इवैल्यूएट जब तक मैं मिलूं नहीं, जब तक उनकी हिस्ट्री नहीं पता चलेगी, इससे कुछ भी बोलना इसमें वो होगा। और रही बात आपकी, जैसे आपने बताया आपका 20 साल है और आपकी उम्र 20 साल बताया आपने और 35 साल का आपका वेट बताया, 35 kg आपने वेट बताया और आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए 50 किलो, लेकिन आप है 35 kg, यानी कि आप अंडर वेट है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप खाएं, थोड़ा सा वजन आप न्यूट्रिशन वो करें। और रही बात पीरियड्स में, देखिए लो बैक एक पीरियड्स में अक्सर होता है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, इससे कोई ऐसा कोई सोचने वाली बात नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिएगा आयशा। जब आपको पीरियड्स में दर्द होता है तो इससे कोई जो है साइंटिफिकली मतलब इसका कोई फिजियोलॉजिकली होता है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक आपकी मम्मी की रिपोर्ट्स डॉक्टर साहब नहीं देखेंगे, इसके बारे में कब्ल वक्त होगा कुछ भी कहना, डॉक्टर साहब ऐसा कहते हैं। तो ये थे हमारे लास्ट कॉलर। नाज़रीन, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया और हम माफ़ी चाहते हैं उन कॉलर से जिनकी हम कॉल आज नहीं ले सके हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम ज़रूर आपकी कॉल लेंगे और आप अपनी परेशानी डॉक्टर साहब से बता सकते हैं। हम आपको बता दें कि आपके डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स मौजूद होंगे बंजारा हिल, टोली चौकी और विजयनगर कॉलोनी और शाहली बंडा पर डॉक्टर अवेलेबल होंगे। और हर जुमेरात को 2 बार होते हैं डॉक्टर साहब, महबूब नगर और बीदर में भी आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप तंदुरुस्त रहेंगे, खुश रहेंगे और अपना ख्याल रखिएगा बेहद। डॉक्टर साहब को हम इजाज़त लेते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में तशरीफ आए। हमें इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते में इंशाल्लाह फिर ज़रूर हाजिर होंगे आपके डॉक्टर लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।